स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे 1.2 के क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। सबसे पहला सवाल आता है, ये अभाज्य गुणनखंड है क्या, इस पे बात करते हैं। तो देखो अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है, जैसे आप छोटी क्लासों में जो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक एलसीएम और एचसीएफ, उसमें जब हम एलसीएम निकालते थे तो उस तरीके से हम करते थे कि वो संख्या लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे। जैसे मान लीजिए आपको 4 का एलसीएम निकालना था, आप इस तरीके से लिखते थे, भाई डंडा खींचते थे एक लंबा सा और यहाँ से लिखते थे 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, इस तरीके से करते थे जब तक हमें 1 ना मिल जाए। और फिर हम कहते थे कि भैया इन दोनों की गुणनफल कर लो, ये उसके गुणनखंड आ जाएंगे या इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वाले जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यानी कि 1.2 के जो क्वेश्चन हैं वही होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है 140। तो 140 को कीजिए, 140 डंडा खींचा इस तरीके से कर दिया। अब आइए 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 70, 2 से फिर काटेंगे 2 तिया 6 35, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 1। अब ये जो आए 2 2 3 5 7, यही है इस 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो अगर 140 की बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 है यानी कि 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब अगला देखते हैं, अगला 156। 156 के कीजिए भाई, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, डंडा खींचेंगे इस तरीके से और 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 अट्ठे, अच्छा सब कुछ छोड़िए, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा तो 2 सत्ते 14 बचेगा 1, 16 हो जाएगा वो, 2 अट्ठे 16। अब आगे बात करें 8 है तो फिर से 2 से चला जाएगा तो काट दीजिए 2, 2 तिया 6 और 2 नम 18। अब देखिए लास्ट में 9 आ गया है और 9 अगर किसी संख्या के लास्ट में आ जाता है तो वहां पे आप उसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे ना कि 2 से, क्योंकि 2 से विभाज्य वाली कोई भी संख्या उसका इकाइकांक 9 नहीं होता है, इसलिए 3 से शुरू करेंगे। 3 का 3, 3 तिया 9। अब 13 आ गया। अब आपको याद होना चाहिए कि 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से और सिर्फ 1 से कटती है, तो यानी हम इसके आगे गुणनखंड नहीं कर सकते। यहाँ 13 की करेंगे और 1 आ जाएगा और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो 156 के इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे भाई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी इसको भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। नेक्स्ट बात करते हैं 3825। बड़ा लग रहा है बट है नहीं। 3825 करिए, इसके भी कर जरा करिए जरा इसके भी। अब देखो लास्ट में 5 है, अब 5 है लास्ट में तो जाहिर सी बात है ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, डायरेक्ट किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करते हैं। ठीक है, 5 से चेक कीजिए, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 2 32 हो गए, 5 6 30, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो गए, कितना हो गया 5 5 25। अगर ये समझ नहीं आ रहा है कितना हो गया कैसे हो गया तो ऐसा समझ लो 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 38 में से 35 गए तो 3 बचेगा, 3 इस 2 के साथ कंबाइन हो गया तो हो गया 32। तो 5 6 30, कितना बचेगा 32 में से 30 गया तो 2 बचेगा। तो ये वाला जो 2 था वो इस 5 के साथ कंबाइन हो गया 25 बन गया। ये छोटी क्लासों में जब आपको गुणा भाग सिखाई जाती है ना तो वहाँ सिखाया जाता है, बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, फिर से देखिए लास्ट में 5 आया तो यानी फिर से चेक करेंगे 5 से चेक कीजिए, 5 का ना 5 6 7 2 बच गए, 2 बच गया तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, 5 5 25 बचा 1, 5 दिया 15। फाइनली अब आपको लास्ट में 3 मिल चुका है। अब अगर 3 मिला है तो कहीं ना कहीं ये 3 से जाएगा, 3 से चेक करो जरा, 3 पंजे 15 और 3 ही करना 3। अब 51 आ गया। अब क्या मैंने एक प्राइम नंबर है, ये 3 से चला जाएगा, चेक करके देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, 3 से देख ही लेते हैं ना, 3 ही करना 3, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 7 दिया 21 17। तो 17 से फाइनली 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से 17 एक बार चला जाएगा, यानी कि 3825 के जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, बाकी बचे हुए पार्ट आप खुद से ट्राई करके देखना। सिंपल इसी तरीके से बस आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो उसके लिए करेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। 26 का कीजिए तो 2 से 13 और 13 का ना 13, यानी 26 के जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणा 13। फिर दूसरा था 91, इसकी कीजिए। अब देखो लास्ट में 1 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी 9 लिखा हुआ है, 5 से वैसे नहीं जा सकता तो ट्राई करेंगे सीधे 7 से। 7 से बात करेंगे, 7 का ना 7, कितना बचेगा 2 21, 7 दूनी 14, 7 किया 21, 13 आ गया। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 का ना 13, यानी यहाँ से 91 के भी हमें पता चल गया कितना आ गया भाई 7 गुणा
13 आ गए। तो ये अब हमारे पास आ गए हैं दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से जो कॉमन आएगा, कॉमन क्या है 13, तो जो कॉमन आ रहा है वही इसका एचसीएफ है। एचसीएफ कितना हो, अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आप क्या लिखेंगे, जो बची संख्या है गुणनफल ऐसे करके लिखिए 2 गुना 7 और गुना 13 2 बार आ रहा था तो इसको आप एक बार लिखेंगे क्योंकि एक बार आपने इसको एचसीएफ में मेंशन कर लिया है। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 7 दूनी 14 और इसकी मल्टीप्लाई जब आप 13 में करेंगे तो आपका फाइनली आंसर मिलेगा 182। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम जो आ गया वो आ गया 182। अब आइए जांच करते हैं। अब जांच कैसे करनी है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा भाई, संख्या का गुणनफल आ जाएगा भाई, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें बराबर आना चाहिए HCF इंटू एलसीएम के। पूरे लिख लेते हैं एक बार। अब संख्या का गुणनफल क्या है, यानी 26 गुणा 91 और इधर HCF कितना आया 13 गुणा इसका LCM आया है 182। अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि सत्यता की जांच जो हम कर रहे हैं वो हाँ वैलिड है, सही हो गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे कि सत्यता की जो जांच है वो यहाँ पे इनवैलिड सिद्ध हो जाती है। तो आइए आएगी वो आएगी 2366, सेम एज इधर से जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी आएगी 2366। तो चूंकि संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM गुणनफल के बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ जो दी हुई स्थिति है वो संभव है। अब सेकंड की बात करते हैं तो 510 और बयान में लिया हुआ है तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे इसको डायरेक्ट, 5 पंजे 25 और 5 का ना 5। अब 51 आ चुका है, 51 क्या कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 का ना 3 बचेगा 2, 3 सत्ते 21, फिर 17 आ जाएगा, 17 का ना 17, यानी 510 के जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणा 5 गुणा 3 और गुने 17। अब इसका 92 के कीजिए, 92 के जब आप करेंगे तो 2 चौका 8 बचा 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 23 जो है एक अभाज्य संख्या है 23 का ना 23। अब इसके गुणनखंड कीजिए जरा, कितने आ गए भाई 92 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 गुना 2 गुणा 23। क्या कॉमन आया, कॉमन आया सिर्फ और सिर्फ 2, तो इन दोनों का जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। अब LCM क्या आ जाएगा, बचे कुचे की मल्टीप्लाई, ये 2 जो है वो कॉमन आया था, HCF है 2 बार 2 लिखा हुआ है तो उसको आप एक ही बार मेंशन करेंगे और बचे कुचे सब की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा 3 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 2 फिर गुणा 23। ठीक है, पहले इन तीनों की फिर इन दोनों की। तो जब आप इसके ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका LCM आएगा 23460। ठीक है, अब 23460 इसका एलसीएम आ चुका है। सत्यता की जांच अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, सत्यता की जांच क्या जाएगी, संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल किसके बराबर होगा, बराबर होगा HCF इंटू LCM। ठीक है, संख्या का गुणनफल यानी कि 510 गुना 92 बराबर HCF यानी कि 2 गुना LCM अभी आया है 23460। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4 यानी कि 46920। ये इधर से मिलेगा और यही हमारा हमें राइट साइड से मिलेगा, यही लेफ्ट साइड से मिलेगा। तो हम फाइनली कह देंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि जो हमारी LHS है वो हमारी RHS के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा उन संख्याओं के HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका जो थर्ड पार्ट बच चुका है ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, मतलब फिर से वही डंडा खींच करके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उन गुणनखंडों की सहायता से जो दिए गए पूर्णांक हैं इनके आपको HCF और LCM निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं जिसके 2 मैं करा रहा हूँ, एक आपको खुद करना है थर्ड वाला। आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं 12। सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 का ना 3, यानी फाइनली हमें यहाँ पे 12 के गुणनखंड मिल चुके हैं। 15 के कीजिए, 5 या 3 से कर लीजिए, काम करते हैं 3 पंजे 15 और 5 का ना 5, खत्म हो गया। नेक्स्ट 21 के कीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 का ना 7, खत्म हो गया। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 12 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 गुना 2 गुना 3 और 15 के जो गुणनखंड आए वो आए 3 गुना 5 और इसी तरीके से 21 के जो गुणनखंड आए वो आए 3 गुना 7। क्या कॉमन आया, 3 एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा अचर था जो कॉमन था, तो इनका जो HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया, 3 आ गया। तो बचा कुचा जो है उसकी मल्टीप्लाई कीजिए, LCM आ जाएगा 2 गुना 2
अब गुणा 3, चूंकि एक बार ऑलरेडी एचसीएफ में आ चुका है तो एक ही बार काउंट होगा, इंटू 5 इंटू 7। अब इस सबकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा, तो एलसीएम आएगा इसका 420। अब देखिए एलसीएम आ चुका है 4, ठीक है, यानी कि पहली स्थिति में जो एचसीएफ है वो आपका 3 आ गया और जो एलसीएम है वो आपका 420 आ गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं जिसमें है 17, 23 और 29। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो भाई एक बात बताओ, 17 एक अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो 17 11 17। 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 23 के भी नहीं होंगे। 29 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 29 के भी गुणनखंड नहीं होने वाले। यानी हम कह सकते हैं 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17, 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 23 और 29 को आप लिखेंगे 1 गुणा 29। दोनों में, तीनों में ही एक ही चीज कॉमन है, वो है 1। क्यों? क्योंकि हर एक संख्या 1 से कट जाती है, तो एचसीएफ आ गया इसका 1। और वहीं बात इसके एलसीएम की करें तो 17 गुणा 23 और गुणा 29 इसका आ जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ जाएगा गुणा करने के बाद 11, 33, 9, ठीक है। तो ये आ गया इसका एलसीएम और एचसीएफ आ गया है इसका 1, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में हमें एलसीएम मिला 11, 33, 9 और एचसीएफ मिला 1। तो ये 2 पार्ट कर दिए हैं मैंने। थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम एज इट इज, सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे, उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड होंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इस पे स्टार मार्क कीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं 306 और 657, इनका आपको एचसीएफ दिया हुआ है कि 9 है, तो आपसे पूछा गया है कि इनका एलसीएम बताइए आप क्या होगा। तो देखो आपने एक बात पढ़ी थी जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, वो क्या था कि 2 संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है उन्हीं संख्या के एचसीएफ और उन्हीं संख्या के एलसीएम के गुणनफल के, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। 2 संख्या क्या थी? 306, गुणनफल तो यानी कि 657 और 306 का गुणा बराबर एचसीएफ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन ने 9 दिया है, एलसीएम हमसे पूछा गया, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो इनटू एलसीएम कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये 9 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, डायरेक्टली आप एलसीएम बराबर लिख सकते हैं 306 गुणा 657 बटे में 9, ठीक है। अब जब काम करते हैं इसको 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 3 0, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम काटेंगे तो कट जाएगा बहुत इजीली, 3 3 9 बचा 1 12, 3 चौक 12, 34 की गुणा अगर आप 657 में कर लेंगे तो आपको फाइनली इस जो नंबर दिए हुए हैं 657 और 306 इनका एलसीएम मिल जाएगी। तो आंसर आएगा 22, 33, 8। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 डन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा ठीक है भाई, देखिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। यदि मान के चलिए यदि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, अब देखो एक बात बताओ, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ साफ यही है, यदि 6 की पावर n पर समाप्त होती है तब वह 5 से विभाजित होगी। क्योंकि आप एक बात बताइए, जब आपको पढ़ाया जाता है कि 5 से विभाजकता, तो उसमें बताया जाता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 और 0 आता है तो वो संख्या 100% जो है वो 5 से विभाजित होगी। तो यदि किसी संख्या का अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 5 से विभाजित होगी। लेकिन परंतु मुझे आप एक बात बताइए, परंतु यदि मैं 6 की घात n की बात करूँ तो 6 की घात n यानी 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 इसकी घात n, यानी 6 की घात n के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब आप एक बात बताओ, 6 की घात n का गुणनखंड आया 2 की घात n और 3 की घात n के, परंतु 6 की घात n के गुणनखंड 6 की घात n के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 3 की घात n के रूप के हैं। अब जो क्या 5 से क्या है? स्वतंत्र है, क्योंकि देखो इसमें 2 और 3 आ रहा है, कहीं भी 5 नहीं आया है। इसका मतलब है कि 6 की घात n के जितने भी गुणनखंड होंगे वो 5 से स्वतंत्र होंगे, तो जो कि 5 से स्वतंत्र हैं। आते हैं 6 की घात n संख्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त
नहीं हो सकती, अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 6 की घात n के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात n या 3 की घात n के प्रकार के होंगे, जबकि अगर किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है तो उसको 5 से पूरी तरीके से विभाजित होना पड़ेगा, यानी वो कहीं ना कहीं 5 के गुणनखंड में आएगी। लेकिन ऐसा इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 की घात n के जो गुणनखंड होते हैं या 6 की घात n वाली जो संख्या होती है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या लिखी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरी लिखी हुई है 7 से लेकर के 1 तक गुणा और प्लस 5। ये संख्याएं भाज्य हैं, ऐसा क्यों है ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो संख्या लिख लीजिए। पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक बार बताओ, दो पद है इसमें, ये पहला पद ये दूसरा पद, दोनों ही पद में 13 एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, तो हम बाहर ले लेते हैं। 13 बाहर लिया, अंदर बचेगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, 11 से 77 और 1 78, यानी कि जो भी ये संख्या आई मैं इसको लिख सकता हूँ कि 13 गुना 78 के रूप की होगी। यानी दी गई संख्या के जो गुणनखंड है, दी गई संख्या के गुणनखंड जो होंगे वो 13,78 है। ये गुणनखंड 13,78 है। 78 को आप और ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 करके, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो मैं मेन मुद्दा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर समझना कि जो भी ये संख्या है इसके गुणनखंड हैं, इसके गुणनखंड पॉसिबल हैं। चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड पॉसिबल है, चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड संभव है, ठीक है। आप इस तरीके से लाइन लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड संभव है, आते हैं यह एक भाज्य संख्या है, आते हैं यह एक भाज्य संख्या है या फिर होगी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। 5 ये देखो, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, प्लस में जो लिखा हुआ है। दोनों ही पदों में 5 एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, तो 5 यहाँ बाहर ले लीजिए। बाकी जो भी अंदर बचेगा इसकी मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से लिख देना 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस 1। आप देखो गुणा करके क्या आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 और 6 सत्ते 42, यानी घूम फिर के मैं यहाँ कह सकता हूँ 5 गुणा 24 गुणा में 42 और प्लस 1। वो आप कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य ये है कि यहाँ से सॉल्व करके भी संख्या के गुणनखंड आएंगे नहीं आएंगे। हाँ, तो बस यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड संभव है, चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड संभव है, गुणनखंड संभव है। अब गुणनखंड होंगे क्या क्या, तो वो आप एक काम कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाएगा वो उसके गुणनखंड आ जाएंगे। चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड संभव है, आते हैं दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी, आते हैं दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो सिद्ध हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को। इसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। मान लीजिए दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के पश्चात वो एक ही स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, 18 और 12 जो 2 मिनट आपको दी हुई हैं, इनके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आइए शुरू करते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 नंबर 18, 3 3 9, 3 गुना 3, यानी 18 के जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3, या कह लीजिए 2 गुणा 3 की पावर 2। अब 12 के इधर देखिए, 12 के कीजिए 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 गुना 3, यानी 12 के आ गए भाई 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने समय के पश्चात पुनः मिलेंगे, यानी कि भैया LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है गुणनफल में अधिकतम घात की गुणा करनी होती है। जैसे अब देखो दोनों के जो गुणनफल है वो किस किस के रूप में है, 2 और 3। यहाँ भी क्या है गुणनखंड में 2 और 3। अब गुणनखंड में 2 और 3 ही है,
तो गुणनखंड में 2 और 3 की मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम पावर लेंगे। जैसे 18 की बात करें तो 18 में 2 की अधिकतम घात कितनी है 1, लेकिन 12 में बात करें तो 2 की अधिकतम घात पहुंच गई 2। तो हम इनके जो एलसीएम के लिए लेंगे वो लेंगे 2 की घात अधिकतम, तो 2 की घात आ गई 2 इंटू, अब 3 की घात की बात करते हैं। 18 के साथ 3 की घात 2 है, 12 के साथ 3 की घात 1 है, तो अधिकतम किस में आई 18 वाले में, तो इंटू लिख दिया जाएगा 3 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 9 चौक 36 मिनट। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वे दोनों पुनः 36 मिनट के बाद उसी स्थान पर वापस मिलेंगे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 थी हमारी ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.3 को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है तो वो किस तरीके से अपरिमेय सिद्ध होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इस सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।